इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार। और ये वन लाइनर होगा जो यूपीपीसीएस प्री के लिए और जो आरओ एआरओ परीक्षा है उसके लिए और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ये सही कथन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो ये सही, बिल्कुल सही है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए का समर्थन दिया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है। जब भी मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति होती है वो किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन जो इमरजेंसी पीरियड होता है तो उसमें मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है आपका अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से के अंतर्गत हुआ है, तो समानता का अधिकार है आपका 14 से शुरू करके 18 तक होता है। 14, 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 होता है। 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद हैं इसमें और पांचों अनुच्छेदों में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अब शिक्षण संस्थाओं जिनमें गैर सरकारी और व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये सुविधा प्रदान की गई है आर्टिकल 15(5) में, अनुच्छेद 15(5) में अन्य पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो सुविधा प्रदान की गई है वो आर्टिकल 15(5) में दी गई है। और ये किस में है? शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो गैर सरकारी हों या फिर गैर अनुदान प्राप्त हों, सभी में जो भी एससी होंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति होंगी, एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग होंगे, उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 15(5) में। अब कथन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो राज्य जो होता है वो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर आधार निर्मित करने के लिए वो आधार को निर्मित कर रहे हैं। तो आधार निर्मित तभी होगा कि सबको एक साथ लेकर के आया जाएगा, तो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार किया जा सकता है। फिर इसका कारण है क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो सही है ये, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों को क्या करता है? अनुच्छेद 13 ये नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, देखो फिर से आगे अनुच्छेद 13, उसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अनुच्छेद 13 का जो उद्देश्य है वो है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 13 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22। तो जो समानता का अधिकार है वो 5 अनुच्छेद हैं, फिर जो स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा होता है उसमें 4 अनुच्छेद आते हैं और वो आते हैं 19 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट है भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। तो ये किसने सक्षम किया है? यानी जो आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है वो किस किस वजह से मिलता है। तो एक तो होता है प्रस्तावना में दिया गया है, समाजवादी शब्द की वजह से इसका उपयोग करके भारतीय न्यायालय इस चीज़ को ना अधिगमन कर सकता है कि ये समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। फिर दूसरा है संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14, फिर है संविधान के अनुच्छेद 16। इसके साथ अगर इसे पढ़ा जाता है तो आपको जो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, समझे? इसके लिए प्रभावी प्रावधान करे जाएंगे और कौन करेंगे? भारतीय न्यायालय। तो 3 अनुच्छेद है, पहला 2 अनुच्छेद है, पहला, दूसरा और एक है प्रस्तावना। और प्रस्तावना भी अगर नहीं पूछा गया, समाजवादी आया तो समाजवादी भी ध्यान रखना है।
फिर धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समता के अधिकार के अधीन। तो ये वाला अधिकार अनुच्छेद 15 होता है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 14, 15, 16, 17, 18 ये अधिकार 14, 15, 16, 17, 18 5 अधिकार जो होते हैं वो समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और जो 15वां अनुच्छेद होता है वो धर्म के आधार पर विभेद का निषेध करता है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध। फिर भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। फिर से समता का अधिकार 5 अनुच्छेद जो है आपके 14 से 18 तक के। फिर भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। तो समानता के मौलिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? पहला है कानून के समक्ष समानता, फिर सामाजिक समानता, अवसर की समानता। तो समानता के अंतर्गत ये 3 अधिकार सम्मिलित किए गए हैं। फिर है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो बाल अधिकार को किसके तहत सुरक्षित किया गया है? आर्टिकल 14 के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 17 द्वारा। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया था। न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया हो। तो ये कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय। ठीक है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, तो ये अगर वो अनुसूचित जाति जो SC के खिलाफ किया गया है। फिर भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है। फिर से अस्पृश्यता का है तो किस किस के बना किया जा सकता है? एक तो कानून बनाकर, ये तो सबसे पहली चीज़ है, कानून बना के किया जा सकता है। दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा, और तीसरा जनगणना के द्वारा। इसके द्वारा भी अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। तो 3 आपको ध्यान में रखने, और ये आपको सिर्फ ये 1 लाइनर नहीं, ये मेंस में भी काम आएंगे। और UPSC में भी जो IAS में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपसे 3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और तीनों स्टेटमेंट इसी में से कहीं से उठा लिए जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट भी तो ये सब स्टेटमेंट ही तो हैं, और हमारे सारे पॉलिटी से रिलेटेड हैं, सब मौलिक अधिकार से। फिर मद्रास राज्य बनाम दोसराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। और किस मामले में किया गया था? मद्रास राज्य बनाम दोसाई राजन 1951 के जो मुकदमे था उसके तहत किया गया था। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह भी हमने देख लिया था। जो SC और ST लोग होते हैं उनको जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो अधिकार दिए गए हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं? आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिए गए हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, देखो प्रेस की आज़ादी हमारी जो है संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है UPSC में कैसे प्रश्न आ जाएगा कि प्रेस की आज़ादी का संविधान स्पष्ट उल्लेख करता है और यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दिया गया है। तो ये गलत होगा, तो वो स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, लेकिन ये अंतर्निहित है आपका अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत अंतर्निहित है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, समझे। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19 के तहत। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि यानी स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता? बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। तो ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये वाली चीज़ नहीं आएगी। अब नेक्स्ट है नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, तो वह अवांछनीय आलोचना के कारण, अगर कोई अवांछनीय आलोचना होगी तो आप लगा सकते हो, लेकिन अवांछनीय आलोचना में आप नहीं लगा सकते, यानी अतार्किक पूर्ण आलोचना। फिर व्यक्ति के विदेश यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण को प्रदान करता है आर्टिकल 21। तो आपने अभी देख लिया
एक तो देखा आपने प्रेस की आज़ादी वाला अधिकार, फिर देख लिया विदेश यात्रा का अधिकार, जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आर्टिकल 19 1 और 21 में मिलेंगे। आर्टिकल 19 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। तो अगर आप आर्टिकल 19 1 डी को मिला दोगे और अनुच्छेद 21 को मिला दोगे तो आपको मिलेगा एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? तो पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। ये तीनों अधिकार आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सबको अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार होता है। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने का और रखने का अधिकार होता है, ये एक हथियार नहीं होता है। ठीक है। फिर राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, अगर राज्य कोई समाज सुधारक विधि बनाता है तो उसका निर्माण करने का अधिकार है। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होकर के ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है। तो समाज सुधार का जो काम है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य का काम है। फिर संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है। तो ये किसके अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के। तो धर्म स्वतंत्रता, देखो कोई भी अधिकार है ना संपूर्ण नहीं है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ठीक है। तो प्रतिबंध लगे हुए हैं और वो प्रतिबंध जो होते हैं जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सदाचार, इनके इसके तहत प्रतिबंध उन पर लगाया जाता है। अब सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो यह है आर्टिकल 25 के तहत। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। तो ये बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 25, तो ध्यान रख लेना अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। अब ये सही सुमेलित हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 26। 25 हमने देख लिया इतनी बार। तो आर्टिकल 23 है वो है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। 23 कौन सा है? दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध। फिर आर्टिकल 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो जो 25 वाला है, 25 से रिलेटेड ही 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और जो 24 है वो आपको बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है कारखानों में। और उससे ऊपर 23 जो है वो दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। फिर सही सुमेलित है, फिर से यहाँ दे दिया 23, 29, 32। देखो 23 पहले भी पूछा, दोबारा पूछ लिया, तो 23 कितना इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल हो गया है। यही यही याद रखना होता है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 25 ये तो आपको ध्यान में रखने हैं। तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 में आएगा। फिर आर्टिकल 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 आता है। यह हर जो भी पॉलिटी पढ़ता है उसको यह याद ही होता है और इस पर मेन्स में भी क्वेश्चन आता है। फिर अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 30 इसको संरक्षण प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक अपनी कोई सी भी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 30 में बोला गया है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए गए हैं जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है। प्रवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अभी हमने देखा यह आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये सही सुमेलित हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान, तो ये सारे सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1). तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 16 के साथ साथ उसका जो उप क्लॉज होता है वो भी पूछा गया है, सब क्लॉज है वो भी पूछा गया है। यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे। तो 16(2) में क्या बोला है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म और जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से देखो एक प्रश्न ऐसा ही बनता है कि ये पूछता है इसका क्रम, वंश, धर्म और जाति, तीनों क्रम में बताओ। वंश, धर्म और जाति, इसके आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति जो होती है, जैसे सरकारी नौकरी होती है, उसके अंतर्गत आप भेदभाव नहीं कराओगे। फिर आर्टिकल 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। जो आर्टिकल 16(2) है वो आपका नौकरी से संबंधित है और आर्टिकल 29(2) है वो आपका शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से संबंधित है। और इसमें भी कौन कौन से प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते? धर्म, वंश, जाति और भाषा। इनके अलावा आप कुछ भी लॉ लगा सकते हो, बस ये नहीं लगा सकते। फिर आर्टिकल 30(1) है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे संविधान में
अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि दो तरह के अल्पसंख्यक होते हैं, एक तो धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर। तो यह अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। तो स्थापित भी कर सकते हैं और इन्हें संचालित भी कर सकते हैं। अब अगला आता है अनुच्छेद 31(1). तो किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय, ठीक है, कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 31(1), इससे आप नहीं करोगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया? न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। फिर सही कथन है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। तो ये सही है, के एम मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे। फिर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सही बात है, संविधान सभा ने ही किया था। फिर बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। ये भी सही है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने 1957 में पंचायती राज से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का अभिभावक किसको कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है। जब हमें पॉलिटी वाला कर रहे थे तो ये उसमें भी था, तो आप इसे देख सकते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। देखो, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पूछते हैं संविधान की आत्मा, तो आपका आर्टिकल 32 आएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर बोला जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वहाँ पर आपका प्रेमबल आएगा, प्रस्तावना आएगा। लेकिन अगर वहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम जुड़ गया तो आर्टिकल 32 आएगा। मैं आपको बस एक ध्यान खींचना चाहता हूँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है और वो आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। इस चैनल को चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ये पॉलिटी की वीडियोस देख सकते हैं, इसमें और भी अपलोड की जा रही हैं। और इस चैनल का नाम है IAS PCS इंडियन पॉलिटी, और आप इसे सर्च भी कर सकते हो IAS PCS इंडियन पॉलिटी के नाम से। और आप नहीं सर्च हो तो आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत भी डाल सकते हो, इसमें यह वाला आ जाएगा चैनल। आप इसमें सारी जितनी भी हैं पॉलिटी की शुरू से बड़े ही आसान भाषा में इसमें समझाया गया है, आप उसे देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अभी हमने देखा ये सही बोला है कि आत्मा कहा है। फिर अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये सही बात है कि ये जो होता है आर्टिकल 32 जो होता है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध उपचार का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो PCS पेपर होता है, PCS में ना ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये हैबियस कॉर्पस इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उच्चतम न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए क्या जारी कर सकता है? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये सिर्फ हिंदी में मत रट के जाना, इंग्लिश में भी रट के चले जाना। फिर नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। आपका जो मौलिक कर्तव्य वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जुड़े हुए थे। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो ये था केशवानंद भारती केस में, ये मैंने अपनी जो अभी चैनल दिखाया था उसमें अच्छे से कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, अनैतिक व्यापार का निषेध, यह आर्टिकल 23 में अभी हमने देख लिया था 23 में, और ये 23 आर्टिकल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत बार पूछा है ये। अब है सही सुमेलित है उपाधियों का निषेध। तो आर्टिकल 18 है ये, उपाधियों का निषेध करता है अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अभी भी हमने पहले भी देखा था अनुच्छेद 26, 25 और 26। फिर अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ये भी हमने देख लिया अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। फिर है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारती केस में। तो मौलिक अधिकारों को जो संशोधन का जो अधिकार दिया था वो दिया गया था केशवानंद भारती वाद में दिया गया था। फिर अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में मूल संरचना से सिद्धांत जो भी काम है मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। मूल संरचना लिखा हुआ है और ये प्रेमबल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे डले हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हो। मूल संरचना से बड़े ही इंडियन पॉलिटी की वीडियो है, अच्छे से समझाया गया, आप इसे जाकर के देख सकते हो।
नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया और ये संपत्ति का अधिकार अब हो गया है कानूनी अधिकार हो गया है। संवैधानिक अधिकार भी है, संविधान में दिया गया है, तो संविधान और कानूनी दोनों हैं, बस मौलिक अधिकार नहीं है। फिर संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, ये किया गया था संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो जो संविधान जो संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया, किसके तहत मूल अधिकार का लोप कर दिया, तो ये किया गया था संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अब इसे कंफ्यूज मत हो जाना, 24वां मत कर देना, ठीक है, 24वां नहीं है ये, 1976 वाला ये है 44वां, सॉरी 42वां, ठीक है, तो ये 44वां है, 42वां नहीं है। फिर वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान समय में अभी है वो वैधानिक भी है, विधिक है, कानूनी है। तो आप तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा, तीनों सही होंगे। वैधानिक है जो विधि के द्वारा मान्यता है, विधिक है और कानूनी है, ये सात तीनों ही अधिकार संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता, तो क्या प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार। तो भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, जो समानता का अधिकार अभी हमने देखा, तो आर्टिकल 14 से 18। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार। तो कौन कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं, अच्छे से इसे पढ़ लेना। सूचना का अधिकार नहीं है, समान आवास का अधिकार नहीं है। सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्या वह प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ हमारे नागरिकों को ही दिए गए हैं, तो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। तो जिसमें से एक है आपका व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये विदेशी कोई भी नागरिक होगा, चाहे ब्रिटिश हो चाहे अमेरिकन हो, कोई भी हो, वो दावा नहीं कर सकता। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किसे दी है? वो है आवास के अधिकार और विदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकार का मान्यता दी है। तो मौलिक अधिकार कौन सा है? आवास का अधिकार मौलिक अधिकार है, और विदेश यात्रा का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। देखो आवास का अधिकार यहाँ पर है, लेकिन अभी यहाँ पे बोला समान आवास का अधिकार, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे समान आवास बोला गया है और यहाँ पे सिर्फ आवास का अधिकार बोला गया है। समान आवास आवास तो वैसे हो गया कि अगर किसी के पास 100 गज जमीन है तो सबके पास भी 100 गज ही होने चाहिए, तो ये हो गया समान, तो ऐसा नहीं है। फिर किसी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्यों? इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन होगा, ठीक है, इसलिए आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। अब इससे अंतकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप उसे बाधित कर सको कि भाई आप जरूर गाओ इसे। फिर विदेश नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अभी हमने देखा, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। तो आपने अभी इस सीरीज में 2 अधिकार देख लिए जो नहीं है। पहला यही हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इससे पहले हमने देखा कि व्यवसाय और व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी उसे प्राप्त नहीं होता। फिर केवल भारत में केवल नागरिकों को उपलब्ध है, तो केवल नागरिकों कौन कौन से? भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये केवल नागरिकों को है। इसका मतलब है कि ये विदेशियों को नहीं है। तो आपने 3 ये हो गए और 2 और देख लिए, तो वो 5 जो अधिकार हैं वो विदेशियों को नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। अब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, और को कौन सा है जो गैर नागरिक यानी विदेशियों को है? वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, तो ये विदेशियों को प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, वे आर्टिकल 14 और 16। आर्टिकल 14 और 16 अभी हमने ऊपर भी देख लिया था, ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सेम वही है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मौलिक अधिकार है। और इसको कैसे पढ़ोगे आप? प्रस्तावना के साथ पढ़ोगे आप, अनुच्छेद 14 और 16 को मिला करके। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में भारत सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिबद्धि प्रदान की गई है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत। लोक नियोजन में सभी नागरिकों का अवसर की समानता, जो अवसर की समानता है वो आपकी 16(1) 16(2) में है।
भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ये मैंने आपको बता दिया। तो इनको मान्यता देता है, दो टाइप के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक है और एक भाषाई हैं। फिर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बीच बीच होता है, और ये आपका है मूल अधिकार है। और ये तीनों ही अधिकार है, ये ऐसा अधिकार जो मूल अधिकार भी है, नीति निर्देशक तत्व भी है, और आपका नागरिकों के कर्तव्य भी है, ये तीनों है। अब भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। अब नेक्स्ट है, 6 राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। और एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये भी सही है, ये इसकी व्याख्या करता है। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कौन सा अधिकार? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। अगर इसे ही अधिकार को मिटा दिया गया तो जीवन का अधिकार तो लोगों को तो मारते चले जाओ आप, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा फिर। तो इसलिए यह अधिकार ऐसा है जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। तो किसको नहीं करता? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता अनुच्छेद 15 में। इसमें आपके जैन आ जाते हैं और सिख आ जाते हैं और वो बुद्ध आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं इसमें, बस इसमें पारसी नहीं आते। अब भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार होता है। तो यह सिंपल सा पूछा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो ये होगा, यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है, यह हमने ऊपर देख लिया है। और यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। यह आप मेंस में पढ़ोगे, 15 पॉइंट कार्यक्रम, यह अल्पसंख्यकों के लिए है। और ये जो अल्पसंख्यक अगर होता है और वो इंटरव्यू देने जाता है तो उससे ये उसमें इंटरव्यू में भी पूछते हैं। आप ज़रा इंटरव्यू में यूट्यूब पे बहुत सारे उन्हें देखना, तो आपको ये पूछा जाएगा 15 पॉइंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अपने विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान किया गया है आपका 20(3) में। अनुच्छेद 20(3) में ये प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है, यह है आर्टिकल 20। यह अभी हमने ऊपर देखा। फिर विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसका जो सिद्धांत है वो लिया आप शामिल है अनुच्छेद 21 में। फिर बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 रक्षा करता है। ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से पूरा एक टॉपिक दे रखा है इसमें। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये 3 माह तक के लिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 6 माह आएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो इसे रट लेना। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे महानतम रक्षक माना जाता है व्यक्ति की स्वतंत्रता का। फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, ये 1976 में पारित किया था। फिर जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था, तो ये क्या है? भारत के संविधान द्वारा किया गया है। फिर दूसरा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा किया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया है। तो बाल श्रम के जो उपयोग का जो जोखिम भरे उद्योगों में निषिद्ध किया गया है वो संविधान में भी किया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, उससे भी किया गया है। और फिर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी ऐसा कहा गया है। फिर पूर्ति कीजिए, इसमें बताना है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो यहाँ पर अधिकार है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार, यहाँ पे कर्तव्य पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अगर आपको कर्तव्य पता होंगे तभी आपको पता लगेगा कि अधिकार के बारे में बोला गया है। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। और ये भी मैंने अच्छे से उनमें मूल कर्तव्य को समझा रखा है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। अब हम आगे पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।